आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 को देखेंगे। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें क्या ज़रूरत होती है, यूएनओ की स्थापना किस प्रकार से हुई, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न शाखाएँ कौन कौन सी है तथा उनके क्या महत्वपूर्ण कार्य है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या ज़रूरत है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी जो भूमिका है वो वैश्विक स्तर पे होती है और पूरे विश्व की समस्याओं को लेकर के और साझा उद्देश्य को लेकर के इनका निर्माण किया जाता है। तो वर्तमान विश्व वैश्वीकृत विश्व है। सभी देश सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारी समस्याएं, उद्देश्य और लाभ भी साझा है। साझा लक्ष्य एवं साझी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है कि एक मंच हो जहां विभिन्न देशों के मध्य संवाद कायम हो सके। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है। वर्तमान विश्व के पास आतंकवाद, शांति, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा जैसी साझा समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी साझा समस्याएं हैं। इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण जो है किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य कार्य क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो देशों के मध्य समन्वय का कार्य किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा देशों को संवाद का एक मंच प्रदान किया जाता है, ताकि विश्व के अनेक देश जो है एकत्रित होकर के किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्या को लेकर के या फिर किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर के संवाद कर सके। इसके आगे नियम और कानून बनाए रखना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कुछ कार्य है कि नियम, कानून, मानक जो है तय किए जाते हैं। जैसे साझा संपत्ति की बात हो या साझी विरासत की बात हो, जैसे समुद्री सीमा तय करना, अंटार्कटिका की बात हो या फिर अंतरिक्ष की बात हो, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के साझी दायित्व भी है। तो इन चीज़ों का नियम निर्धारण भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाता है। जैसे समुद्री सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं हो गई। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो संघर्ष को रोकने का है कि देशों के मध्य अगर विवाद होता है तो इस चीज़ की मध्यस्थता भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से किया जाता है। दुनिया में शांति और विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के मध्य विवाद को निपटाने का कार्य करता है ताकि युद्ध जैसी स्थिति ना आए, और साथ ही साथ पर्यावरण सम्मेलन, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम, समाज को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा व्यापक पैमाने पर वैश्विक स्तर पर चलाया जाता है। अगर देखें तो क्षेत्रीय संगठन, जैसे कि हमने आसियान के बारे में, सार्क के बारे में हमने पढ़ा, यूरोपीय यूनियन के बारे में हमने पढ़ा, तो क्षेत्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक मुख्य जो अंतर है वो ये है कि क्षेत्रीय संगठन का जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, वो सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो लक्ष्य होता है, इनकी जो समस्याएं हैं और इनका जो उद्देश्य है वो वैश्विक पैमाने पे होता है। तो वर्तमान समय में हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो यहाँ पे समस्याएं भी हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आवश्यकता भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उद्देश्य भी हमारा कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच की ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूएनओ जैसे संस्था का निर्माण जो है किया गया। इसके बाद में देखें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है किस प्रकार से हुई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर हम बात करें, क्योंकि वर्तमान समय में सर्वप्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो यूएनओ है और यूएनओ एक वैश्विक सरकार की तरह वर्तमान समय में स्थापित है। यूएनओ कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया है। साथ ही साथ कुछ मौके पे यूएनओ फेल भी रहा है। तो आइए हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम यूएनओ की स्थापना को समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने महसूस किया कि युद्ध रोकने के लिए कोई अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। इसी सोच के साथ 1920 में जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी
फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन का जो मुख्य उद्देश्य दुनिया में अस्थायी शांति की स्थापना एवं संघर्ष विराम को बढ़ावा देना था, परंतु राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा। लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सका, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जाकर के फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार भी होता है और कई सारे युद्ध होते हैं इस बीच में। तो ऐसा माना गया कि लीग ऑफ नेशन जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति में फेल हो चुका है, परंतु राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सका और 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, जो कि इतिहास का सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। और इसके बाद दुनिया ने फिर एक बार मजबूत, प्रभावी और शक्ति संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत को महसूस किया और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना की गई। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य था और सर्वप्रमुख जो कारण था वो लीग ऑफ नेशन का फेलियर होना था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में की गई थी ताकि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध न हो। लेकिन फिर भी युद्ध हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो बहुत ही विनाशकारी युद्ध साबित हुआ। तो इस प्रकार से फिर एक बार ज़रूरत हुआ वैश्विक समुदाय को कि एक ऐसी संस्था हो जो संवाद कायम करने का कार्य करे देशों के मध्य। तो इस प्रकार से इन ज़रूरतों को देखते हुए यूएनओ जैसी संस्था का जो है निर्माण होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो यूएनओ के स्थापना से संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा। तो आइए पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, फिर हम यूएनओ के बारे में कुछ फैक्ट को भी देखेंगे, उसके उद्देश्य के बारे में भी हम समझेंगे। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम की अगर हम बात करें यूएनओ के स्थापना से संबंधित, तो अगस्त 1941 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और जो ब्रिटेन के पीएम चर्चिल थे अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। और इसके बाद में 1942 में जो है धुरी राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र जो है अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिलते हैं और 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर जो है हस्ताक्षर किया जाता है। 1945 में जो है रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के थे, चर्चिल जो ब्रिटेन के थे और स्टालिन जो कि रसिया के थे ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। और 1945 में जो है सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और फाइनली 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर जो है 50 देशों ने हस्ताक्षर किया और इसके बाद पोलैंड ने कुछ दिनों बाद में जो है इस पे हस्ताक्षर किया। तो कुल मिलाकर के जो मूल संस्थापक सदस्य देश हैं वो 51 जो है 1945 में थे और वर्तमान समय में जो है ये 193 हो गए हैं सदस्य संख्या। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई विधिवत रूप से और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र में एक शुरुआती सदस्य में से ही एक है। तो आइए हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। वर्तमान समय में यूएनओ में कुल 193 देश है और दुनिया के लगभग सभी स्वतंत्र देश इसमें शामिल है। यूएनओ में 5 देश के पास जो है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है और इन्हीं के पास में जो है वीटो पावर है। अगर हम देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 देश है, जिसमें से 5 के पास में जो है वीटो पावर है जो कि परमानेंट मेंबर है और जो 10 मेंबर है वो अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव जो है समय समय पे किया जाता है। अलग अलग देश जो 10 देश है वो चुने जाते हैं इसमें। अगर हम यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये अमेरिका की न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए अब हम देखते हैं कुछ उद्देश्य के बारे में कि यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या मुख्य उद्देश्य था जिस चीज़ को लेकर के यूएनओ की स्थापना हुई। तो यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य था वैश्विक शांति की स्थापना करना, साथ ही साथ सुरक्षा बहाली करना, मानवाधिकार का संरक्षण करना और विकास को बढ़ावा देना और देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की अगर हम संरचना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की संरचना कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम तो एक यूएनओ का महासभा होता है जिसके सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं और इसमें सभी देश के पास में एक ही वोट होता है
और वैश्विक मुद्दों पे चर्चा करने के लिए ये एक संसद की तरह है और इसमें कुल वर्तमान समय में 193 देश है। साथ ही साथ यूएनओ का एक अपना चार्टर भी है, जिसे आप कह सकते हैं जैसे कि किसी भी देश का संविधान होता है, इसी तरीके से जो है चार्टर जो है यूएनओ का चार्टर जो है ये यूएनओ के एक संविधान की तरह है, जिसके अनुसार यूएनओ का जो है पूरा फंक्शन कार्य करता है। अगर हम संरचना में अगर दूसरे क्रम की हम बात करें तो यूएनएससी है, जिसे सुरक्षा परिषद के नाम से हम आम भाषा में जानते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 परमानेंट सदस्य है और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य है। जो मुख्य जो खासियत है कि वो जो 5 सदस्य जो परमानेंट सदस्य है उनके पास में वीटो पावर है। ये देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 देश हैं जिनके पास में वीटो पावर है और वीटो पावर जो है निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर इन 5 देशों में से अगर कोई एक देश अगर किसी मुद्दे के ऊपर में अगर किसी प्रस्ताव के ऊपर में अगर मुकर जाता है तो वो प्रस्ताव कैंसिल माना जाता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण 5 देशों के पास में ये वीटो पावर इनको मिला हुआ है। साथ ही साथ एक ECOSOC जिसे हम इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल के रूप में जानते हैं, यूएनओ का एक प्रमुख हिस्सा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, क्योंकि इनके अंतर्गत जो है बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो काम करती है। ये संस्थाएं इनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं, वो क्या है। तो इनका जो लक्ष्य है वो गरीबी उन्मूलन का है, स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्य करने को लेकर के है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने को लेकर के है। तो ये इनके तमाम जो है उद्देश्य है। अब अगर हम बात करें ICJ की, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आप सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है और इसके जो हेडक्वार्टर नीदरलैंड द हेग में है और देशों के बीच कानूनी विवाद को सुलझाना जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो जो यूएनओ के जो प्रमुख हैं वो इनके सेक्रेटरी होते हैं और इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी होती है, जो कि यूएनओ के चार्टर के अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लेते हैं और वो कार्य करते हैं। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर में। हमने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में समझा और यूएनओ की और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि इसी परिषद के अंतर्गत जो है कार्य करती है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम एक एक करके जो है इन संस्थाओं के बारे में समझते हैं। ECOSCO की जो प्रमुख संस्थाएँ हैं जिसमें कि WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ है, UNDP है, FAO है, ILO है, UNHRC है, WFP है, UNFPA है, UNDP है। तो इन सब की जो राजधानी है वो भी मैंने नोट कर दिया है। आप राजधानी को देख ले, आप चाहे तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इन चीज़ों को पढ़ूंगा नहीं, आप इसे खुद ही नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप ये भी याद रखिएगा, मैंने साथ में IMF और वर्ल्ड बैंक के भी हेडक्वार्टर के बारे में लिख दिया है कि कहाँ स्थित है। तो दोनों वाशिंगटन DC USA में स्थित है। और फिलहाल हम इन सभी संस्था के कार्य के बारे में जानते हैं कि इनके क्या कार्य हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका वैश्विक स्तर पे निभा रहा है। तो सर्वप्रथम हम WHO के बारे में समझते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वैश्विक स्वास्थ्य मानक तय करता है, साथ ही साथ बीमारी की रोकथाम के लिए कार्य करता है, महामारी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देता है। आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे जो WHO के प्रमुख थे वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस ब्रीफ देते थे महामारी को लेकर के। साथ ही साथ महामारी घोषणा करने की भी जिम्मेदारी WHO के पास में होती है। स्वास्थ्य पर शोध एवं रिपोर्ट का प्रकाशन जो है WHO के द्वारा समय समय पर जो है किया जाता रहा है, ताकि जो देश है वो आगाह हो सके इन चीज़ों को लेकर के और उस पर कार्य किया जा सके और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, यूनेस्को के ऊपर में। तो शिक्षा का प्रसार करना, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण। आपने सुना होगा कि ये बिल्डिंग जो है विश्व धरोहर स्थल संरक्षण के स्मारक में गिना जाता है। तो ये लिस्ट जो है
यूनेस्को के द्वारा ही बनाया जाता है। शिक्षा व विज्ञान से जुड़ी शोध रिपोर्ट का प्रकाशन भी जो है यूनेस्को के द्वारा जो है किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की। बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल श्रम, शोषण व अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा, आपदा व युद्ध में बच्चों की सहायता, एवरी चाइल्ड अलाइव जैसी मुहिम का संचालन जो है यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। यूनिसेफ मुख्य रूप से बच्चों के अधिकारों को लेकर के कार्य करती है और ख़ास करके जो अफ्रीकी देश है, एशियाई देश है, जो गरीब और विकासशील देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इसमें यूनिसेफ का बहुत व्यापक पैमाने पर प्रोग्राम चलाया जाता है। बच्चों के पोषण को लेकर के, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। तो इस प्रकार से यूनिसेफ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वैश्विक स्तर पे। अब अगर हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो डेवलपमेंट से संबंधित है, तो यानी कि गरीबी उन्मूलन का कार्य, रोजगार व कौशल विकास का कार्य, जलवायु परिवर्तन व SDG के बारे में आपने सुना होगा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, HDI। अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिस इंडेक्स के तहत ये मापा जाता है कि किस देश में विकास की स्थिति किस प्रकार से है और इसका जो है प्रकाशन किया जाता है। तो इस प्रकार से UNDP जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहा है वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पे। आगे अगर हम देखें तो FAO है। FAO के बारे में अगर हम देखें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UNO का संस्था है, ये खाद्य सुरक्षा को लेकर के कार्य करती है, साथ ही साथ कृषि तकनीक एवं मिट्टी संरक्षण को लेकर के कार्य करती है, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए कार्य करती है, वैश्विक भूख को कम करना इनका मुख्य उद्देश्य है और किसान को मदद करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी जो आयोजन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मजदूर के अधिकार से संबंधित, क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो मजदूर के अधिकार के बारे में सोचेंगे। बाल श्रम व मजदूरी को समाप्त करने को लेकर के कार्य करते हैं, रोजगार को बढ़ाने को लेकर के कार्य करते हैं और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड बनाया जाता है इनके द्वारा कि किन देशों में मजदूरों की स्थिति किस प्रकार की है, इन चीज़ों को लेकर के इनके द्वारा रिपोर्ट भी जो है निकाला जाता है। साथ ही साथ UNHRC की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो UNHRC का जो कार्य है वो मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, इस चीज़ को लेकर के रिपोर्ट जारी करना, साथ ही साथ सदस्य देशों को सुधार से संबंधित सुझाव देना कि किस सुधार के तहत जो है मानवाधिकार को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है और रिफ्यूजीज और माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक है, जो शरणार्थी है और जो महिलाओं के जो अधिकार है, इन चीज़ों को की निगरानी करना भी UNHRC का जो, क्योंकि इनका मुख्य कार्य ही ह्यूमन राइट है, यानी कि मानव अधिकार से संबंधित कार्य जो है UNHRC के द्वारा किया जाता है और इन चीज़ों की निगरानी की जाती है और इनके द्वारा समय समय पर रिपोर्ट भी जारी किया जाता है मानव अधिकार को लेकर के, किस देश में किस प्रकार की स्थिति है मानव अधिकार को लेकर के। अब अगर हम बात करें आगे तो WFP के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, तो अकाल, युद्ध और आपदा में भोजन की सहायता करना, जो अफ्रीकी देश है उसमें इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे लोगों को फीडिंग देने में, भोजन पहुँचाने में, और जहाँ पे कहीं पे युद्ध हो रहा होता है तो उन देशों में जाकर के भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो है वहाँ के बच्चों को, साथ ही साथ जो वहाँ के शरणार्थी जो रिफ्यूजी है उन लोगों को जो है भोजन प्रोवाइड कराने के कार्य वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो है किया जाता है। स्कूल में फीडिंग प्रोग्राम जो है विकासशील देश में, एशियाई देश में, अफ्रीकी देश में जो है चलाया जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत UNO के द्वारा जो है। और 2020 में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। UNFPA की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या से संबंधित कार्य इनका है। तो जनसंख्या का अध्ययन करना, परिवार नियोजन के बारे में सुझाना, मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में बात करना, महिला सुरक्षा की बात करना, जनसंख्या संबंधी वैश्विक डेटा जो है उपलब्ध करवाना भी UNFPA का मुख्य कार्य है।
इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण जो संस्था है उसकी हम बात करें UNEP के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। आप लोग कॉप समिट के बारे में सुनते होंगे, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब UNEP के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इनका जो मुख्य कार्य है वो पर्यावरण संरक्षण का है, प्रदूषण को नियंत्रण करना है, जलवायु परिवर्तन को कम करना है, जंगल को संरक्षण प्रदान करना है। यानी मुख्य रूप से अगर इनकी भूमिका आप देखें तो वर्तमान समय में जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना और पर्यावरण से के संरक्षण से संबंधित कार्य जो है UNEP के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ समय समय पर UNEP के द्वारा जो है कई सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इन चीज़ों को लेकर के कई रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं ताकि देशों को जो है आगाह किया जा सके पर्यावरण संरक्षण के प्रति और मानव समाज को जो है बचाया जा सके। तो ये सभी जो है प्रमुख संस्थाएं हैं जो UNO के अंडर कार्य करती है। और UNO में भी अगर हम देखें तो ये जो है UNO के जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उनके अंतर्गत जो है ये सारी इकाई जो है कार्य करता है, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा कार्य पर कार्य करना और साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, पर्यावरण को लेकर के कार्य करना, ये सभी कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज UNO की स्थापना और साथ ही साथ इसका क्या मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में, UNO की संरचना को हमने समझा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से UNO की भूमिका जो है 1945 में स्थापना के बाद से परिवर्तित होता रहा है और आगे आने वाले समय में देशों के द्वारा जो वर्तमान समय में जो मांग किया जा रहा है कि सर्वाधिक मांग हो रही है कि UNO की जो सुरक्षा परिषद है जो उसमें 5 देश हैं उनके पास में वीटो पावर है और 10 अस्थायी देश है। तो वैश्विक परिदृश्य जो है काफ़ी बदल चुका है जिस समय में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इन 5 देशों को वीटो पावर दिया गया था। तो इसीलिए इसमें प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संस्था की भूमिका को बरकरार रखने के लिए वर्तमान समय में बहुत सारे बदलाव की मांग भी उठती है। इन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अभी वर्तमान समय में किस आधार पे जो है संयुक्त राष्ट्र की संरचना में बदलाव की मांग की जा रही है और साथ ही साथ भविष्य में क्या भूमिका हो सकती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और ये चैप्टर जो है उस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।